एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पीडीएफ सारे आपको मिल चुके हैं उस चैप्टर के। आई होप कि आपने वो पीडीएफ कवर अप किया होगा, आपने हमारे लेक्चर्स को फॉलो अप किया होगा, और उन दोनों मिक्सचर्स के बाद अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सीडीएस के क्वेश्चंस नहीं हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। 2014 से 2019 तक का ही सिनेरियो हम कवर अप करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के द्वारा जो पूछे गए इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, उसके 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और हम उन्हीं पर डिस्कशन आज करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आराम से बैठिए और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का मजा लीजिए। इसमें सिर्फ, जैसा मैं आपको पहले बोलता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एब्सोल्यूट नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ रिलेटिव नॉलेज काम आती है। तो सिर्फ एजुकेशन जो आपके पीडीएफ में आपको मिला या लेक्चर्स के थ्रू आपने लिया, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूपी पीसीएस का है, 2003 में पूछा गया था। इन्होंने बोला कि एक लिस्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है कि किस एक्ट से कौन सा प्रोविजन रिलेट करता है। ठीक, तो पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ए साइड लिस्ट 1 डिस्कस करते हैं हम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल। ठीक है, ये 4 प्रोविजंस हैं। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रोविजन किस एक्ट में है। तो लिस्ट 2 में आपके जो लॉज हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा आइटम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा आइटम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चौथा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मैं ये पहला पॉइंट अभी के लिए अवॉइड करता, क्योंकि ये प्रोविजन जल्दी दिमाग में हिट नहीं करता। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड पे आता हूं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे फौरन समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो इसलिए पॉइंट बी का करेक्ट एक्ट है पॉइंट 1। हम साइड में लिखते जाते हैं, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन थर्ड पॉइंट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी लॉ का हो सकता है, बट अभी मुझे हिट नहीं कर रहा, इसको भी स्किप करते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल। ये 1833 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। ठीक है, तो डी का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 4। 1833 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट टू वेरी बॉटम नहीं जाना है, आप उसको रीड आउट करें, उसके बाद जो आपको जो सबसे इजी पॉइंट लगता है, हिट करता है, जैसे मैंने निकाला सुप्रीम कोर्ट, लॉ मेंबर, वो सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, बी का 1, डी का 4। आइए इसके कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, बी का 1, डी का 4, और किसी भी ऑप्शन में इसके जैसा कॉम्बिनेशन का प्रोविजन नहीं है, तो मैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे बी लगा दूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। बी का 1, डी का 4, और कहीं देखिए ये सेम प्रोविजंस आपको नहीं मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। आंसर हो गया हमारा। यही रिलेटिव नॉलेज है। जरूरी नहीं आपको थर्ड स्टेटमेंट पता हो, सेकंड स्टेटमेंट भी पता हो, मैंने तो फर्स्ट और फोर्थ के बेसिस पे ही आंसर लगा दिया और दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको यही रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रिलेटिव नॉलेज, जिसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, हर क्वेश्चन की अपनी टैक्टिक्स होती है, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बताने के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बताने आया हूं कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, कैसे उसमें से करेक्ट आंसर अपने को निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज है, क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस में पूछे जाते हो या सीडीएस में पूछे जाते हो, उनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज ही अपने में सबसे ज्यादा गेम खेलती है कि उसके द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी
रिफर्स टू। डायरकी से आप क्या मतलब निकालते हो? ठीक है, पहला है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो पार्ट में तोड़ देना। अगर आपको याद हो, यह फीचर कहलाता है बाइकैमेरलिज्म। ये डायरकी नहीं है, ये बाइकैमेरलिज्म फीचर है। बाइकैमेरियल हाउस जिसे बोलते हैं, बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर, जिस लेजिस्लेचर में दो हाउसेस हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या प्रोविंसेस पे हो। काट दीजिए, ये आंसर नहीं है आपका। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी। इस फीचर को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, जहां पे पावर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक, तो अगेन ये भी डायरकी नहीं है। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, डायरकी ये भी नहीं है। एक रूलर आपका अगर यूके में बैठा हुआ है और दूसरा दिल्ली में, तो एक तरह का ये भी एक फेडरल स्ट्रक्चर हुआ, या डिवीजन ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं वो हुआ, या एक तरीके का आप कह लीजिए कि हायरार्की हुई, पर डायरकी नहीं हुई। ठीक है, तो डायरकी बचा क्या? दैट इज योर ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज। अगर आपको याद हो, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी और एक डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी। ठीक है, वो यहीं पे बात आती। रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो जिसके लिए गवर्नर जनरल डायरेक्ट रूल बना सकता है विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स वो जिसमें वो मिनिस्टर्स की हेल्प से रूल बनाएगा, लॉज बनाएगा, लेकिन उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा टू दी लेजिस्लेचर। ठीक है, वो मिनिस्टर्स जो अपॉइंटेड होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। तो ये प्रोविजन आपका कहलाता है डायरकी। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठते हो और आप श्योर हो कि आपका ये आंसर जो है वो गलत है, तो फौरन इसको काट दिया करें, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो लौटते टाइम। ठीक, दोबारा रीड करते टाइम आपके जितने भी गलत आंसर्स हैं वो आप काटते चले जाएं, ताकि दोबारा रीड करते टाइम आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, ये मैं यहां पे समझा रहा हूं, आगे मैं डायरेक्ट काट दूंगा। ठीक है, आप भी वैसा ही एक अप्रोच अडॉप्ट करिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, माइंड में आपकी चीजें क्लियर रहेंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बाइकैमेरलिज्म का फीचर है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये फेडरलिज्म का फीचर है। तो बचा क्या? ये दो। अगर मैं ये थर्ड वाले में कंफ्यूज नहीं हूं कि ठीक है थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ा समझ में नहीं आ रहा, ये हो सकता है डायरकी हो, ठीक है, डाउटफुल हूं। अगर हो सकता में आ जाता है कि ठीक है ये आंसर नहीं है बट हो सकता है, तब मैं डी पे जाऊंगा, डी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है यही आंसर है तो मैं इसी में टिक करके क्वेश्चन चेंज कर लूंगा। लेकिन अगर मैं यहां श्योर नहीं हूं तब मैं डी स्टेटमेंट पढ़ूंगा। और जैसे ही आप स्टेटमेंट डी पढ़ोगे वैसे ही आपको डायरकी का प्रोविजन 1919 में और 1935 का याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है आपका 2012 का यूपीएससी आईएएस का प्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इनमें से कौन सा फीचर ऐड ऑन किया गया? लेक्चर में भी हमने 1919 एक्ट कवर अप किया है, पीडीएफ में भी आपके 1990 एक्ट कवर्ड है। एक बार वो दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, आपको बहुत आसानी होगी अपने ऑप्शंस को सिंगल आउट करने की। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, अगर जैसे ही हम अपने पीडीएफ में जाएं या जो भी हमने डिस्कस किया उस पर जाएं, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 1909 एक्ट की, कि सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था 1909 एक्ट में। तो फौरन ये स्टेटमेंट काट दीजिए। जैसे ही आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है फौरन अपने ऑप्शंस में आए और देखें स्टेटमेंट 2 कहां कहां पे दिया गया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। Whatever I am doing on the board, you are very much supposed to do in your exam, not just in polity, not just in history or any other optional GS subject. In all the subjects you have to do that thing. इससे confusion बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही आपने सेकंड स्टेटमेंट काटा, आपका 50% प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, आपके आंसर सही या गलत होने का। ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब पहले स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। इसमें देखिए
ए में ओनली 1 लिखा है और सी में 1 and 3 लिखा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो राइट है ही, क्योंकि वो कॉमन है, हमारे आंसर में वो कॉमन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो राइट है ही, ठीक। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट 3 को और पढ़ना है और उसी के बेसिस पे ए या सी में से एक आंसर निकाल देना है। क्या है स्टेटमेंट 3? डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी देने का प्रोविजन 1919 में आया था। बिल्कुल सही बात है। डायरकी हमने पढ़ा था। डायरकी का मतलब कि वहां पे दो सेट ऑफ अथॉरिटी है, एक जो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे लॉ बना रही है, एक जो डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स पे। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ उनको सब्जेक्ट्स दिए ही होंगे, इसीलिए उन पे लेजिस्लेशन कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में सही हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 3, ठीक है। इस चीज पे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि अगर आपको डायरकी याद है या अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रोविजन 1919 का याद है, तो वो अपने में ये बोल रहा है कि भाई हमने अगर 9 प्रोविंसेस को कुछ लेजिस्लेटिव कुछ अथॉरिटी दी है किसी भी तरीके की, टू फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस और नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, बट किसी भी केस में अगर वो अथॉरिटी गई है तो डेफिनेटली साथ में लेजिस्लेटिव पावर दी ही होगी। उसी के बेसिस पे हम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे या उनको अलग रखेंगे। तो डेफिनेटली लेजिस्लेटिव प्रोविजंस तो उनको दिए गए हैं, यही पॉइंट 3 कह रहा है और इसीलिए आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका होता है अपने रॉन्ग्स को हटाना और राइट्स को पकड़ने का। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ा, डाउटफुल है, जिसको भी ये स्टेटमेंट पे क्लैरिटी है वो यहीं से चेक कर ले कि मान लीजिए पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो पहला स्टेटमेंट किसमें है, ए, सी और डी, तो मैं बी काट दूंगा, ठीक। जैसे ही मैं सेकंड स्टेटमेंट पे आया, सेकंड स्टेटमेंट गलत लगा तो मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, ए, सी और डी, 2 स्टेटमेंट दिया है डी में, फिर मैं डी काट दिया, अगेन बचे ए और सी। ए और सी में 1 कॉमन है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। अब मुझे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट एडिशनल है। अब मैं थर्ड स्टेटमेंट पढ़ूंगा, जैसे ही मुझे लगेगा थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मेरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए मेरा ऑप्शन रहेगा, और जैसे ही मैं देखूंगा कि आंसर स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, मेरा फौरन आंसर चेंज हो जाएगा सी में, ठीक है। चलिए, Which act of the British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? Abolished East India Company's monopoly over trade in India. आप जब लॉज आपने वो एक्ट्स पढ़े, इनैक्टमेंट्स पढ़े, तो आपने देखा कि 1813 में मेजरली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी। मोनोपोली का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल इकलौती ऐसी कॉरपोरेशन नहीं बची जो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इंडिया के साथ ट्रेड बाकी कंपनीज के लिए भी खुल गया, ठीक। 1833 का जब आप लॉ पढ़ोगे तो 1833 जैसे 1813 के बाद, क्योंकि 1813 में ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई थी, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना अभी भी रिटेन किया गया। यहां पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड, ये साफ स्टेटमेंट 1813 का है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कोई भी ट्रेड की बात नहीं करता, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने की बात नहीं करता ईस्ट इंडिया कंपनी की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी ईस्ट इंडिया कंपनी की टच नहीं करता, ठीक है। इसलिए ये दोनों लॉज जो हैं वो अपने आप में ही आंसर से काट सकते हैं आप, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2003 में। Which of the following act by which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 1909 एंड 1919। अगर आप थोड़ा सा भी प्रोविजंस उनके पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया था 1858 के बाद से जितने भी लॉज थे वो काउंसिल एक्ट कहलाते थे, क्योंकि उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि काउंसिल की पावर को बढ़ाना। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग पावर ऐड की गई, डिस्कशन बजट का ऐड किया गया, तो राइट आंसर आपका हो गया 1861। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं और उनका आंसर भी वैसे ही आपको याद होना चाहिए। कोई बड़ी चीज नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी,
ठीक है, ये दोनों लॉज जो हैं एक्चुअली ये सारे के सारे लॉज काउंसिल हैं और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर करने के लिए आई थी। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने स्ट्रेंथन किया, मेंबर्स बढ़ाए, फिर ऑफिशियल मेजोरिटी खत्म करी, नॉन ऑफिशियल लेके आए, बजट डिस्कशन की पावर लाए, फिर प्रोविंशियल का सेपरेट बजट का प्रोविजन, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। आप बस इन एक्ट्स के गो थ्रू हो जाएं और आपको सारे प्रोविजंस इनके याद हो जाएंगे। ठीक है, अगेन यूपीपीसीएस मेंस 2010, अब मेंस सब्जेक्टिव होता है यूपीपीसीएस में, पहले ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते थे। जैसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जब भी नाम आता है, सुप्रीम कोर्ट जब भी याद रखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर से क्वेश्चन आता है और टर्म सुप्रीम कोर्ट आता है तो आपके दिमाग में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में टर्म यूज किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो फेडरल कोर्ट है। इसलिए ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए और ये श्योरिटी हमेशा दिमाग में बनी रहे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात आए, अगर मैं यहां पे कैलकाटा भी हटा दूं और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि टर्म सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल और केवल इसी एक्ट की बात कर रहा है और ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का वन ऑफ द मेजर प्रोविजंस रहा है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक, तो करेक्ट आंसर है आपका ए। देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड, यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था। अभी ऊपर क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, यहां क्वेश्चन आया फेडरल कोर्ट का। लैंग्वेज से ही पकड़ना होता है, इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिस की चीजें होती हैं वो यही होती हैं, लैंग्वेज को पकड़िए, उसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे नॉट, इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सब चीजें आपको पकड़ने की होती हैं और ये विद प्रैक्टिस ही आएगी। जब भी आप प्रैक्टिस करें इस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, नहीं, आप हर क्वेश्चन को उतनी रेस्पेक्ट दें जितनी वो डिजर्व करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना एक वेटेज है, वो आपको मार्क्स देता है, तो उसको रेस्पेक्ट देनी जरूरी है। और रेस्पेक्ट देते टाइम ये छोटी छोटी चीजें ही आपको पकड़नी है जो उसके लैंग्वेज में छुपी होती है। टर्म फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट का प्रोविजन 1935 में, ओके, फेडरल कोड का प्रोविजन 1935 में बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर हो गया है डी, क्योंकि 1861 में भी कोई फेडरल कोड नहीं था, 1909 में भी किसी फेडरल कोड की बात नहीं गई, 1919 में भी किसी फेडरल कोड की बात नहीं गई, 1935 में जो फेडरल कोड की बात की गई थी उसी फेडरल कोड के प्रोविजंस को लेते हुए जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसी फेडरल कोड को हमने सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट किया। आपको पता है कि फेडरल कोड जो था इंडिया का ब्रिटिश के टाइम यानी 1935 एक्ट का, उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी लिमिटेड थी, वो अपने में सुप्रीम नहीं था, वो लास्ट रिजॉर्ट नहीं था, क्योंकि उसके बाद प्राइवी काउंसिल में अपील अवेलेबल थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिसने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लॉ बना दिया, यानी उसके बाद अगर किसी जजमेंट को रिव्यू करने की अथॉरिटी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, और हम रिव्यू पिटीशंस के बारे में कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। वो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही यही है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको प्लीज एक बार रिव्यू कर लिया जाए, शायद कुछ मिस्टेक हुई हो, शायद कुछ नए प्रोविजंस आप देख पाए, शायद हमारे पास जो कुछ फैक्ट्स थे, कुछ हमारे जो विटनेसेस थे या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कुछ कमी रह गई, हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज अपना जजमेंट रिव्यू एक बार रिव्यू कर लिया जाए। तो वो 1935 एक्ट के प्रोविजन से ही सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इन आर्टिकल 124 इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। ठीक है, इसलिए फेडरल कोर्ट की जो प्रोविजन थी वो 1935 में मेंशन की गई थी, इनमें से किसी में भी नहीं था, इसलिए आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। नाउ ये क्वेश्चन मैंने खुद निकाला कहीं से, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसीलिए इसमें ईयर नहीं पड़ा है और एग्जामिनेशन का नाम नहीं है। सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, देखिए मैंने इसको डार्कर फॉन्ट में ही लिखा है, क्यों, सीधे सीधे क्वेश्चन है फैक्ट याद कराने के लिए। जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आती है, उसके इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, जैसे ही इंट्रोडक्शन की बात आए तो 1909 का एक्ट याद आ जाए, और दूसरा, इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले किस कम्युनिटी का नाम है, मुस्लिम्स।
1909 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो केवल और केवल किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए। शिमला, अगर डिस्कशन आपको याद हो, मैंने बोला 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो उन्होंने जाके शिमला एग्रीमेंट कराया, शिमला टॉक्स हुई। आगा खां जो ढाका के उस टाइम वो थे, क्या नाम है, किंग प्रिंस थे, वो मिलने गए आपके दिदेन गवर्नर जनरल, और उसके बाद उन्होंने वहां पे बोला कि देखिए मुस्लिम्स ने, जमींदारों ने, मुस्लिम जमींदार जो थे उन्होंने आपकी बहुत मदद करी, 1857 से के रिवोल्ट में भी आपकी बहुत मदद करी, और जितना आपकी हमने मदद करी हमें उतना कोई खास फायदा आपसे नहीं हुआ, तो इस बेटर कि आप हमारे लिए ये प्रोविजन डालें। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इन्हीं मुस्लिम लीग की इसी डिमांड को फुलफिल किया 1909 के काउंसिल एक्ट में। ठीक है, आइए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था? एमपीपीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2017 में पूछा गया। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बना तो उसके ऊपर किसी और की अथॉरिटी नहीं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने में सुप्रीम है, सॉवरेन है, उसके ऊपर कोई नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है, ना पार्लियामेंट उसके ऊपर है, ना क्या नाम है, लेजिस्लेटिव उसके ऊपर, लेजिस्लेचर उसके ऊपर है, ना एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर है, ना प्रेसिडेंट उसके ऊपर है, ना प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि दे ऑल डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ देयर पावर, तो ये उसके ऊपर कैसे आ सकते हैं? ठीक है, क्या मैं अपने फादर से बड़ा कभी हो सकता हूं? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज मेरे फादर ने ही मुझे बर्थ दिया, तो मैं उनसे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेम चीज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये किस एक्ट में बताया गया था? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर आपको याद हो, 1947 के एक्ट ने साफ साफ बोला कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी अथॉरिटी थी कि जितने भी लॉज अब तक बनाए गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या फिर इंडियन फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, वो सारे लॉज को वो जैसा चाहे वैसा चेंज कर ले, और अगर चाहे तो उसको खत्म भी कर सकता है, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहां पे उसकी सुपरमेसी होगी। तो ये प्रोविजन 1947 एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब सुपरमेसी से है। पहली बार बाइकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस कराया गया? Indian legislature was made bicameral for the first time. Bicameralism at the provincial level इंट्रोड्यूस कराया गया था 1919 में। ठीक, 1919 ये रहा। लेकिन ये बोल रहा है इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है? फेडरल लेजिस्लेचर की। फेडरल लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बाइकैमरल स्टेटस दिया गया। दो हाउसेस बनाए गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो करेक्ट आंसर हो गया 1935। इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना, ये वही बोल रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। क्वेश्चन देखिए, आंसर देखने से पहले प्लीज डायरेक्ट आंसर को मत देखिए, आंसर देखने से पहले सोचिए कि आपने क्या पढ़ा उसके बारे में। इन लॉ, ये जो एक्ट्स लिखे गए हैं इनके बारे में आपने क्या पढ़ा, इनमें से किसमें क्या प्रोविजन था। जैसा मैंने आपको बताया, हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पॉलिटी का चैप्टर है उसको आपको साथ में लेके चलना है। 20th सेंचुरी की हिस्ट्री और 20th सेंचुरी की पॉलिटी बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड है। क्यों? नेशनल मूवमेंट ही आपके पॉलिटी और आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बनाता है। तो इसलिए जब भी आप पॉलिटी का ये चैप्टर पढ़ें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपका नेशनल मूवमेंट का है 20th सेंचुरी का, उसको दिमाग में रखें, उससे रिलेट करते हुए चलें ताकि आपको ये सीक्वेंस याद हो जाए। ठीक है, ये देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने ये ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर जो प्रेसिडेंट की है वो बात बताई थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी आपको 1861 के एक्ट में। ठीक, लेकिन मैंने उस टाइम आपको ये चीज बोली थी कि ये पहली बार ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर जो गवर्नर जनरल को दी गई वो बिल्कुल भी प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके इक्विवेलेंट नहीं है, बहुत डिफरेंस है। ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर जो प्रेसिडेंट के पास में है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। An ordinance can be promulgated by the president only on the aid and advice of the council of ministers under article 123। ठीक, बट 1935 में जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की बात की
प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल को जो ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर दी गई, वो बिल्कुल यही बोला गया कि जब आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेगा, वो करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेम प्रोविजन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला अंडर आर्टिकल 123। इसलिए जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। इज अ रेलिक ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया ये नहीं बोल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की, वो किस लॉ से ली गई है, किससे रिलेट करती है, वो आंसर है 1935 एक्ट। ठीक, यही डिफरेंस है इसमें और 1935 एक्ट में। इन दोनों में ही ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं, इन दोनों में ही ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं। बट 1861 एक्ट की जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन 1935 एक्ट की जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इसीलिए ये प्रोविजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उठाएगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ गए और आपने मार्क्स ले लिए। अगर आप लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा भी गेम खेल लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। इसलिए प्रैक्टिस जब आप करते हो क्वेश्चंस की तो उनकी लैंग्वेज पे ही टाइम दो। टाइम लगता है, लगने दीजिए। दिमाग खराब होता है, होने दीजिए। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, होने दीजिए। किताबें खोलनी पड़ती हैं, पॉइंट ऑन पॉइंट खोलते रहिए, लेकिन लैंग्वेज फोकस करिए। लैंग्वेज वही फोकस करने की चीज है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली, फिर आपका आंसर कहीं नहीं गया। ज्यादा सी भी दिक्कत, आपका आंसर हाथ से गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 की जगह 1861 दे देता, यकीन करिए जिन्होंने ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से भी पढ़ा होगा, उनके दिमाग में एक बार यह था, अच्छा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो 1861 में इंट्रोड्यूस कराई गई। आंसर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगेन जिनकी प्रैक्टिस उस सेंस में नहीं हुई है वो यही गलतियां कर देते हैं और आपका आता हुआ, आपको जाना हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो प्लीज उस चीज पे ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार कब पार्टिसिपेट कर सकते थे? यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया। एडमिनिस्ट्रेशन में आप कब घुस सकते हो? जब आपको घुसने दिया जाए, जब आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओ तो हमने जब अपने लॉज पढ़े थे 18 ये सारे लॉज पढ़े थे तो हमने यही बोला था कि भाई 1813 में कोशिश तो की गई थी, 1833 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन चीजों को नहीं माना। तो 1853 में हमने वो चीज इंट्रोड्यूस करा दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराया। 1833 का जो लॉ था उसमें अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन नहीं करा पाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निगेट किया उस चीज को। लेकिन 1853 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एडवाइस को दरकिनार करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस लॉ के अंदर प्रोविजन बनाया था ओपन कंपटीशन का। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1853। 1813 काफी पुराना है, वहां पे ट्रेड मोनोपोली और उन चीजों पे ज्यादा फोकस था। 1833 में मेजर जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात आती है तो ये लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने ओपन कंपटीशन की बात की थी। It tried to bring something new in the civil services reforms, and one of that reform was open competition. लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी मोनोपोली थी अपॉइंटमेंट में, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 1853 के ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ में उन्होंने उस एडवाइस को साइड करते हुए, क्योंकि अब कंपनी की उतनी अथॉरिटी रह नहीं गई थी अपनी बात रखने की, तो 1853 में वो प्रोविजन ऐड कर दिया गया। ठीक है, लीजिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इसीलिए लैंग्वेज देखिए कितनी अलग है। चाहता तो यहां पे फेडरल वर्ड यूज कर सकता था, फेडरलिज्म वर्ड यूज कर सकता था, लेकिन उसने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको टाइम लगे इस चीज को पढ़ने के लिए। और जब टाइम लगता है तो आप हमेशा अपनी जो क्लॉक टिकिंग है उस पर ध्यान रखते हो, लैंग्वेज मिस आउट कर देते हो। इसी चीज को बैलेंस आउट करना है आपको। क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी लिस्ट की बात कर रहा है वो, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का और एग्जीक्यूटिव पावर्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किस लॉ में कराया गया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है।
ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, या आपको पढ़ाया नहीं गया, या आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ऐसी है जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग करता है कि भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ा उसमें आपका जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो डेफिनेटली एक वो फियर आता रहता है टाइम का, बट आपको अपनी रीडिंग स्किल थोड़ा सा इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। बट उस रीडिंग स्किल के साथ जब आप होम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, वहां पे आपको वर्ड टू वर्ड चीजों को ग्रैस्प करने की नॉलेज भी लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सीधा सीधा कहना है कि जो सेंटर और स्टेट की पावर्स का डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर 7th शेड्यूल, वो किस लॉ के अंदर से लिया गया, किस लॉ में मेंशन किया था, वहां से हमने अडॉप्ट किया। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई भी ऐसी मेजर प्रोविजन देखते हो, जैसे मैंने बताया कि भाई 1935 अपने आप में ही बहुत बड़ा लॉ था और एक फ्रेमवर्क उसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो 1935 में यह डिवीजन आया जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट की और फेडरल की, ब्रिटिश प्रोविंसेस की और यूनियन की, फेडरल की, वो दोनों डिस्टिंग्विश की गई थी, डिफाइन की गई थी प्रॉपरली। तो यह प्रोविजन 1935 एक्ट का है और सेम प्रोविजन हमने उठाकर यहां पे ले लिया था। ओके, अभी तक जितने भी हमने आप क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए, आपने साफ साफ देखा कि अभी तक कोई भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया। मैंने इसीलिए सीडीएस के क्वेश्चंस बाद में लाइन अप किए आपके लिए, क्योंकि आपके जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज बिल्कुल आईएएस में आने वाले एग्जाम्स की तरह ही होती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट कर जाए, क्योंकि सीडीएस के क्वेश्चंस सीएपीएफ में, सीएपीएफ के क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, सेम जब अथॉरिटी एग्जाम्स कराती है तो दो चीजें कॉमन हो जाती हैं। पहला कि लैंग्वेज, यूपीएससी जो लैंग्वेज आईएएस एग्जाम में यूज करती है उसमें थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन होता है और वो सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम्स में यूज हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफिकल्टी डेफिनेटली कम्स डाउन, बट लैंग्वेज अपने में वही रोल प्ले करता है इस एग्जाम में जो कि वो आईएएस के एग्जाम में प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो लैंग्वेज पे उतना ही फोकस देना है जितना कि एक आईएएस एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन में करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जब सीडीएस के मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहां पे आपको 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूपीएससी एग्जाम्स के, आईएएस के, उनकी लैंग्वेज कितनी सिमिलर है आपके सीडीएस एग्जाम्स की। आई होप ये लेक्चर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, और जो चीजें हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं वो आप डेफिनेटली अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय उनको पूरी रेस्पेक्ट देंगे, उनको पूरी वेटेज देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हैं, आपकी नॉलेज में भी हैं, बट जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है, उनसे ओवरकम करना है, और जो न्यू कमर्स हैं उनको पहले से ही ये चीज फोकस करनी है कि वो गलतियां आपसे हो ही ना। इसलिए आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम आपके लिए और सीडीएस के सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे जिनमें हम फिर से डिस्कस करेंगे सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज वहां पे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।